अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज से 2 साल पहले मेरा जब फेसबुक का पेज बंद हुआ और मैं परेशान था कि मैं अब अपने सोशल मीडिया को किस तरह रीएक्टिवेट करूं, इतना बड़ा मेरा फोरम बंद हो गया। तो फेसबुक के जरिए ही मेरी दोस्ती हुई थी एक आदमी से, बनारसी बाबू हैं, बनारस से, भारत से। उन्होंने मेरी बड़ी इस सिलसिले में हेल्प की, मुझे गाइड किया और मुझे उन्होंने फेसबुक की तरफ धक्का दिया, यूट्यूब की तरफ धक्का दिया और उन्होंने कहा यूट्यूब पे आए और आपके जो आवाज़ है वो उसको यूट्यूब से बुलंद करें। और आज आपके सामने जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो अगर किसी एक आदमी की वजह से है तो वो है वैभव सिंह। आज पहली बार इस यूट्यूब चैनल को शुरू करवाने वाले वैभव सिंह मेरे साथ जुड़े हैं। वैभव जी, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम सर। नमस्कार। सबसे नमस्कार पहले भाई, तो आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं, इसलिए कि आपने ही मुझे मोटिवेट भी किया और मोटिवेट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपने वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया और मुझे, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता। और आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये जो मेरा चैनल चल रहा है उसको स्टार्ट करवाया। थैंक यू वेरी मच। आपसे शुरू करते हैं भारत पाकिस्तान से। भारत पाकिस्तान, नॉर्मली तो पाकिस्तान भारत की कोख से ही जन्मा है, लेकिन ये वो बच्चा है जो अपनी कोख का ही दुश्मन है। शुरू से ही पाकिस्तान ने भारत ने तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया था दिल से, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और वो जो गजवा हिंद का कीड़ा जो है उनके दिमागों में, वो आज भी कलबला रहा है। आप क्या देखते हैं ये जो करंट सीज फायर बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान हुआ है, उसके पीछे कहते हैं कि भारत की ख्वाहिश थी ये ज्यादा सीज फायर की। क्या वजह है कि पाकिस्तान कॉर्नर्ड था, बिल्कुल खत्म हो रहा था, उसमें भारत ने ये सीज फायर क्या वजह हुई और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भारत की ख्वाहिश थी कि भारत ऐसा चाहता था कि ऐसा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि भारत ने हमेशा अमन चाहा है और हर दुनिया का जो भी राइट थिंकिंग इंसान है, जो भी डिसेंट महजब शख्स है, वो हमेशा चाहेगा कि पीस हो, अमन हो। हम भी चाहते हैं, हम कोई वॉरमॉन्गर्स नहीं है। लेकिन ये जो पहल थी, ये इंडिया से ज्यादा इसकी डेस्परेशन जो है वो पाकिस्तान में थी कि किसी भी तरीके से मामला जो है हिंदुस्तान के साथ शुरू किए जाए। और जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इसमें अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में जो वाकया हुआ था, जिसमें कि वजीर आजम इमरान खान ने एज अ कॉमर्स मिनिस्टर एक ऑर्डर, एक समरी रिलीज की और एज अ वजीर आजम उसी समरी को रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो पूरा मामला था, एक्चुअली ये पूरा वेल प्लान था और इसको वेलकम करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में लेटर भी जारी, मतलब लिखा जा चुका था, उसको बस रिलीज करना था, लिख के रखा हुआ था। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। तो इसमें मामला क्या हुआ है कि जब ये समरी पहुंची है कैबिनेट में, तो जो कैबिनेट में जो वजीर है, उन वजीरों ने हाय तौबा मचाई है कि शेख रशीद जैसे लोग और असद उमर जैसे लोग, उन्होंने कहा कि भाई आप खान साहब, हमने आवाम के बीच में वोट लेने जाना है। हमने खुद ने ये कहा था कि जब तक 370 और 35 ये वापस नहीं होता है, तब तक जो है हम हिंदुस्तान से कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और ऑल ऑफ अ सडन आपने जो है ये समरी रिलीज तो कर दी है, बट ये कैबिनेट हम इसको अप्रूवल किस तरह से देंगे, और हम दे भी देते हैं तो हम आवाम को फेस कैसे करेंगे, क्योंकि आवाम को दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी तो है नहीं, कोई परफॉर्मेंस है नहीं। भाई आप महंगाई देख ले, चीनी का, आटे का बहरान देख ले, मतलब पाकिस्तान की तो पूरी तारीख बहरानों की ही तारीख है ना। कभी सियासत का बहरान, कभी कयादत का बहरान, कभी जमहूरियत का बहरान, कभी आटे का, चीनी का, बिजली का, मतलब बहरान दर बहरान दर बहरान। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास कोई रिपोर्ट कार्ड में कुछ भी दिखाने को नहीं है, और उसके बाद हम ये यू टर्न लेते हैं, तो अभी तक तो जितने यू टर्न ले लिए, ये यू टर्न कैसे डिफेंड करेंगे? ये हम डिफेंड नहीं कर सकते। और पीडीएम को कैसे कैसे करके इन्होंने पीपल्स पार्टी को न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन आपको भी पता है आरिफ भाई कि
जो लोग पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी की सियासत को जानते हैं, समझते हैं, जरदारी को जानते हैं, और आप तो कराची में एज ए एमपीएम के कारकुन रहे, तो आप तो पीपल्स पार्टी को मुझसे या किसी और शख्स से, इवन नून लीग वालों से भी बेहतर तरीके से जानते होंगे कि उनका जो कैरेक्टर है वो किस तरह का है। तो वो तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा सेकी ग्राउंड पे थी, लेकिन पीवल एन और मौलाना जेयूआईएफ, इन दोनों को काउंटर करने में इनकी क्या हालत होनी थी, ये इस चीज का जो है जो आप कह सकते हैं कि रियलाइजेशन, वो कैबिनेट में लोगों ने खान साहब को कराया। और इसमें मैं अपनी तरफ से, बहुत सारे लोग नहीं बिलीव करेंगे उनकी मर्जी है, बट रऊफ क्लासरा साहब आपके आगे बहुत बड़े जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, और वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी रहे हैं, और बहुत सारी उन्होंने न्यूज ब्रेक की है, हिंदुस्तान में भी काफी लोग उनको देखते हैं। मैं खुद उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, हालांकि मैं उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, उनकी बहुत सारी थ्योरी से, जो कि किसी भी जमहूरियत में हर इंसान का हक होता है। खुद रऊफ कासरा साहब ने अपने वीलॉग में ये बात बताई कि इस समरी को पुश करने वाले खुद जनरल बाजवा थे। जनरल बाजवा ने कहा था कि इमरान खान से, भाई आप अपनी कॉमर्स मिनिस्ट्री में से ये प्रपोजल भिजवाएं, और अंडरस्टैंडिंग जो है वो वॉशिंगटन, दिल्ली, इस्लामाबाद के बीच में थी, और अगर नहीं होती तो बाजवा साहब इस चीज को कुछ नहीं करते। और ये चीजें देखिए, जिनको पता है, जो जर्नलिज्म में, जो लोग इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट हैं, जो वॉशिंगटन में हैं, और जो दिल्ली में जो इन मामला को कवर करते हैं, फुल टाइम कवर करते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाकी लोगों की कर रहा हूँ जो फुल टाइम कवर करते हैं, उन सबको ये पता था कि ये अंडरस्टैंडिंग हुई है और वाया वॉशिंगटन हुई है कि किसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाया जाए। मैं जाती तौर पे उसके कभी भी फेवर में नहीं रहा हूं, और आज भी फेवर में नहीं हूं। उसका रीजन ये है कि अभी 2 महीने पुराना जनरल, हमारे आर्मी चीफ का, जनरल नरावने का बयान है कि बालाकोट का जो टेररिस्ट सेंटर, टेररिस्ट कैंप था, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया और वहां दोबारा ट्रेनिंग चल रही है। तो मेरा जो ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन सिर्फ इतनी सी बात पे था कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा। क्या हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो रहेंगी कि भाई जो टेररिस्ट कैंप्स हैं पीओके में, मुजफ्फराबाद में, कोटली में, खैबर पख्तूनख्वा में, और उधर आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो पूरा रीजन है काटा में, उधर वो बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं, बालाकोट बंद हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं बंद हुए, या पंजाब में जो पंजाबी तालिबान है, जैसे मोहम्मद और लश्कर जैसा, वो उनके सेंटर्स बंद हुए या नहीं हुए हैं, जो 26/11 के लोग जो दोषी हैं मुंबई हमले के, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है, जो केस चल रहा है वो, उस केस में क्या नए सबूत इन्होंने पेश किए हैं, क्या पेश रफ्त हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे, वो मेरा जाती ओपिनियन है, डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कंसीडर करती है, अगर वो कंसीडर कर भी लेती है तो ठीक है, वो गवर्नमेंट की मर्जी है। लेकिन जो खान साहब के साथ जो प्रॉब्लम थी, वो खान साहब के साथ प्रॉब्लम यही है कि भाई परफॉर्मेंस नहीं है, और आप हिंदुस्तान से दोस्ती करने चल दिए, आप उनसे नेगोशिएट करने चल दिए। तो इस चीज पे अगर कैबिनेट ने बोला है, बिकॉज देखिए कैबिनेट में बहुत सारे आपके लोग हैं, बट उनमें से शेख रशीद जैसे लोग हैं जिन्होंने आवाम का ही वोट लेके वापस आना है, क्योंकि वो तो कभी मुशर्रफ साहब की वर्दी पहन लेते हैं, कभी बीवी का दुपट्टा भी ले लेते हैं, कभी वो नवाज शरीफ के शेर के जिए शेर के नारे भी लगाते हैं। तो इस तरह के वो लोटा है, जो लोटे हैं आपकी सियासत में, भाई वो लोटे हो चाहे जो हो, लेकिन वोट तो वो आवाम का ही लेके आएंगे। तो उनकी तरफ से जो ऑब्जेक्शंस आए हैं, उसके मद्देनजर खान साहब को ये चीज समझ में आई कि फौज जो है, फौज, देखिए फौज क्या करती है पाकिस्तान में। फौज सबसे पहले, जो भी सियासतदान या जो भी सियासी पार्टी हुकूमत में आती है, सबसे पहले फौज कहती है कि इनकी, या इनको इस लेवल पे ले जाओ, इस नहज पे ले जाओ, इनको काम न करने दो, ताकि इनको गालियां हम न दें, इनको गालियां आवाम दें, इनको तब तक फेल करवाओ, इनके रास्ते में जितने रोड़े हैं इतने रोड़े डालो कि ये कुछ भी ना कर पाए, और लास्ट में जब फौज आए तो आवाम निकल करके फिर सड़कों पे जो है वो मिठाइयां बांटे और ढोल और ताशे और नगाड़े बजाएं कि हमारी जान छुटी जो है इस हुकूमत से, और फौज आ गई। तो ये माहौल बनाया जाता है पाकिस्तान में, ये आज की बात नहीं है, आप वहां की सियासत को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। ये हमेशा से रहा है। जब बीबी बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा को जब मारा गया, उसके बाद क्या हुआ, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि उनके अपने टर्फ पे, सिंध के अंदर, उनके अपने होम ग्राउंड पे उन्हें
अंडे और टमाटर मारे गए जब अपने भाई की लाश लेके जा रही थी। वो माहौल किसने बनाया था? वो माहौल इसी फौज ने बनाया था। जब नवाज शरीफ की बीवी मरी और जब नवाज शरीफ की मां मरी, उस समय आवाम की हमदर्दी को डाइवर्ट करने का काम किसने किया था? आवाम, भाई वो फौज ने किया। ये इतिहास, ये हिस्ट्री है, ये माजी है, तारीख है। फातिमा भुट्टो को जब मारा गया तो फातिमा भुट्टो को मारने से पहले उसको रॉ का एजेंट बताया गया और जनरल अयूब खान ने बताया। और पूरे पाकिस्तान के उस समय के डॉन से लेकर के जंग से लेकर के सारे अखबार भरे पड़े हैं। जिसको मेरी बात पे भरोसा ना हो, जाकर के उठा के पढ़ ले। पहले आपकी किरदार कुशी की जाती है, आपका कैरेक्टर असोसिएशन किया जाता है, आपको डिमोनाइज किया जाता है आवाम के बीच में। तो ये पाकिस्तान की फौज का मोडस ऑपरेंडी है। वो इमरान खान उनका कोई सगा नहीं है, उनके सगे सिर्फ फौजी हैं। मुशर्रफ उनका सगा है, उनका सगा न इमरान खान है, न नवाज शरीफ था, न जुल्फिकार अली भुट्टो था। लाए इन सबको यही है। आप तारीख उठा के देख लें, जुल्फिकार अली भुट्टो को लाने वाला अयूब खान, नवाज शरीफ को लाने वाला जियाउल हक, आपके इमरान खान को लाने वाला जनरल कियानी, ये जितने भी हैं आप इन सबको देख लें। इनमें से कौन, मतलब बोलता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये तो सबको बनाते हैं, ये बनाते ही बर्बाद करने के लिए, ताकि अवाम इस चीज पे मतलब तहिया कर ले कि सियासत और सियासतदान दोनों से उनको एलर्जी हो जाए और वो कहेगी नहीं भाई, हमको चाहिए मार्शल लॉ, हमको चाहिए फौज का जो है लीडरशिप, हमें नहीं चाहिए सियासत, हमको नहीं चाहिए जमहूरियत। तो ये एक बहुत वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है, उसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। और इसका जो ये इमरान खान ने समझदारी दिखाई है कि उसने वापस ले लिया, वरना अगर बाजवा साहब के पुश करने पर अगर उसने इस चीज को कैबिनेट से भी मंजूर कर लिया होता तो उसके बाद पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर इमरान खान की जो डिजिटल ऑनलाइन लिंचिंग होती, वो आप भी देखते और मैं भी देखता। वैभव साहब, आपने अभी ये जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी, तो मैंने आपकी काफी ट्वीट्स देखी थी और काफी आपके तबसरे देखे थे। उसमें आपने खुल के डिस्प्लेजर का इजहार किया था और आपने कहा था, एक ट्वीट में ये भी कहा था कि पाकिस्तान तो चलो ट्रेड की कोशिश कर रहा है, ये भारत में क्यों लोगों को परेशानी है, भारत में क्यों लोग ट्रेड के लिए जाना चाहते हैं? तो क्या ऐसी सूरत थी कि अगर पाकिस्तान की कैबिनेट वो ट्रेड एग्रीमेंट अप्रूव कर देती और कॉटन शुगर की जो इंपोर्ट की बात हो रही थी भारत से, तो क्या भारत शुरू कर देता ट्रेड, कि भारत रिफ्यूज कर देता? देखिए, जिस दिन ये बात चल रही थी उसी दिन लोकसभा में ये क्वेश्चन उठाया गया और एक मेंबर की तरफ से, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है या करने वाला है, इसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन दें। तो हमारे यहाँ मिनिस्टर है, मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, पहले एम्बेसडर थे भारत के, सॉरी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। तो अ, वो उन्होंने खड़े होकर के ये जवाब दिया कि हिंदुस्तान अपने हर पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशन चाहता है, अच्छे संबंध चाहता है और हर किसी से ट्रेड करना चाहता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जो कि मीडिया में आई और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है लोकसभा के, इंडियन पार्लियामेंट के। तो मेरा जो ऑब्जेक्शन था वो इसी बात पे था कि अगर आप, पाकिस्तान ने एक बैन लगाया, पाकिस्तान ने वो बैन उठाया, फिर पाकिस्तान ने वो बैन लगा लिया, दैट इज ओके, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान क्या डिसीजन लेता है। मेरा ये था कि आप लोकसभा में ये स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ ये कह रहे थे कि हाँ, हम अपने सारे नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस और ट्रेड चाहते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान का नाम लेने की जरूरत नहीं थी उस समय। और जब आपको पता है कि ये सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, तो मेरा जो डिस्प्लेजर था वो इस बात पे था, ये काम नहीं करना चाहिए था उनको। बहरहाल उन्होंने किया। तो देखिए, अगर कल को गवर्नमेंट ये डिसीजन ले ही लेती है कि नहीं, हम विल मूव अहेड, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। हो सकता है कि कोई ऐसे रीजन हो जो कि गवर्नमेंट को पता हो और शायद मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं उस चीज को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तो कर लेगी तो कर लेगी, मुझे उससे खास, लेकिन मैंने सिर्फ अपना एक ओपिनियन रखा था कि वो करे ना करे, हमें इस चीज पे ये नहीं होना चाहिए कि भाई अगर वो मान गए हैं तो इसलिए हम तैयार हैं, ये नहीं होना चाहिए।
मेरा ये ओपिनियन था और वो मेरा स्टैंड आज भी है। मैंने तो आपको पिछले सेगमेंट में जवाब दिया कि जब तक टेररिज्म के ऊपर पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि नहीं सारे कैंप्स बंद हो गए, कोई टेरर की फैक्ट्री नहीं चल रही है, सारे के सारे टेररिस्ट जो है वो अपने अपने घर भेज दिए गए, तब तक आपको कोई भी गो अहेड नहीं करना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान, इंडिया के पास अगर पाकिस्तान से बात नहीं होती है, रिश्ते नहीं चलते हैं, तो इंडिया के पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। तबाह बर्बाद पाकिस्तान है। इंडिया से पाकिस्तान से ट्रेड होगा तो आप कितना कमा लेंगे पाकिस्तान से। और आपको भी पता है कि जो आप ट्रांजिट रूट इंडिया से अफगानिस्तान का मांग रहे हैं, और जनरल बाजवा ने कुछ समय पहले, आई गेस लास्ट ईयर उन्होंने, या लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि हम हर मुद्दे पे, हर इशू पे, जो भी इस तरह के इश्यूज, हम सब पे बात करने को तैयार है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं वो कश्मीर का जो वर्ड है, वो कोई भी नेगोशिएशन बिना उसके आपके नहीं करेगा। आप जो चीज उससे कहने जाएंगे उसमें वो कश्मीर लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है। तो जब आप खुद कहते हैं कि भाई कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, तो आपका इंटरनल मैटर, अब बात होगी तो पीओके पे होगी, इंडियन जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पे नहीं होगी। तो ठीक है, अगर आप कश्मीर पे बात करेंगे तो आप पीओके पे कर लें। वो करेंगे आपसे कि ठीक है आ जाइए, हम सिर्फ पीओके पे बात करेंगे, इंडियन कश्मीर पे नहीं करेंगे। आपको लगता है ये पॉसिबल है? तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरी ऑब्जेक्शन थी। बहरहाल गवर्नमेंट में और बाकी जो लोग हैं वो मुझसे बहुत समझदार है, वो शायद समझते होंगे। उन्होंने, देखिए मैंने वही कहा कि इंटरनेशनल ग्लोबल ऑब्लिगेशंस और कुछ जो बाहरी कुव्वतें होती हैं, उनके साथ फिर आप कुछ और चीजों पर नेगोशिएट करते हैं, तो शायद वो सब चल रहा हो बैकग्राउंड में। मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज जाहिर सी बात है वो उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। तो हालांकि मैं निजी तौर पे पर्सनली आई डोंट एग्री कि पाकिस्तान के साथ कोई भी नॉर्मल रिलेशन भी हो सकते हैं, बिकॉज एक टेररिस्ट स्टेट है, उसकी 70 साल ग्रूमिंग हुई है। जमाते इस्लामी वाले जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में, लाहौर यूनिवर्सिटी में, पेशावर यूनिवर्सिटी में, वो जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो तुलबा जरा सी बात कर देते हैं अमन की, वो मारते कितना जरा वो तो देखिए, उनकी क्या हालत होती है वहां पे, उनका सरवाइव करना मुश्किल होता है। उन्होंने 70 साल में एक एक पूरी पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करके बनाया है। अगर पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और क्रिकेटर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, अगर ये इतने रेडिकलाइज होते हैं और इतनी रेडिकल बातें करते हैं, तो उसका रीजन तो कुछ तो होगा ना। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन यही है कि वो आवाम उसी तरीके से पाली पोसी गई है 70 साल। जो बंदा आज वहां पे ग्रेड 22 का या ग्रेड 21 का ऑफिसर बन के बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो भी उसी नर्सरी से निकला है, जमात इस्लामी की। ठीक है। अगर उसके अंदर से होकर नहीं गुजरा तो उससे करीब से तो जरूर गुजरा है वो। उसको पता है कि भाई हमारी आइडियोलॉजी क्या है। तो आप एक ऐसे एबनॉर्मल स्टेट से, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी लोग कहते हैं बहुत छोटी है, हाँ छोटी है इकोनॉमी, लेकिन पाकिस्तान की जितनी इकोनॉमी छोटी है उसकी एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी भी है। पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है। ये जो नकली शराब की जो फैक्ट्रियां हैं, ये जो नकली सिगरेट की फैक्ट्रियां चलती है खैबर पख्तूनख्वा में, ये आपके फौजियों की और इनके फौजियों के जो गुड पॉलिसी है, जो सियासतदान है उनकी, जो बलोचिस्तान में जो ईरान से तेल स्मगल होके आता है और इलीगली जो है बिना किसी पर्ची के, बिना किसी बिल के बिकता है, ये पूरी इंडस्ट्री साउथ अफ्रीका से जो स्मगलिंग होती है सामानों की, कराची वाया कराची पोर्ट पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो मेकअप के सामान स्मगल होके आते हैं, जो ड्राई फ्रूट से लेकर के, जेम स्टोन से लेकर के, ड्रग्स से लेकर के, दुनिया भर की चीजें अफगानिस्तान से जो स्मगल होके आती हैं, और उनमें जो बिलियंस जो कमाते हैं आपके ये सियासतदान और फौजी। आई मीन पाकिस्तान की एक अपनी एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी भी है। तो ये मुझे नहीं पता लोग इसको किस तरीके से, लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जबकि मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं बात फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो मुल्क के नेचर की बात कर रहा हूँ। फातिमा जिन्ना को गोली मार दी, उनकी दुनिया के बीवी को शहीद कर दिया, बेनजीर भुट्टो को भी, बेनजीर भुट्टो के बाप को जो जुडिशियल किलिंग आज तक कहते हैं, हामिद मीर साहब जैसे लोग बैठ करके, ठीक है, उसको मार दिया। मतलब उस आवाम ने कभी क्वेश्चन किया? आप एक इंडिया में एक किसी जो कॉर्पोरेटर होता है ना, एक कॉर्पोरेटर एक मोहल्ले का, उस कॉर्पोरेटर को आप हाथ तो लगा के देखिए, ऐसा बवाल होता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में आग लग जाती है। एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो मैं बात ही नहीं करता। और जो शख्स
बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो के फ्यूचर का उसको तो आप छू भी नहीं सकते। आवाम आपको नोच खाएगी। पाकिस्तान में कभी किसी ने बोला है? आवाम कभी सड़कों पे निकली किसी के लिए? तो ये इनको अल्ताफ हुसैन से या नवाज शरीफ से डर क्यों लगता है? जब नवाज शरीफ जेल में थे तो नवाज शरीफ के सामने ये फौजी जाके रोज हाथ जोड़कर क्यों खड़े होते थे कि मियाँ साहब चले जाओ, मियाँ साहब चले जाओ? इनको पता था कि अगर ये यहाँ जेल में मर गया तो, क्योंकि वो पंजाबी है, वो पंजाबी है, अगर वो जेल में मर गया तो नहीं संभलेगा इनसे। वो महाजिर होता, वो बलोच होता, वो पश्तून होता, वो मोहसिन दावड़ होता, अली वजीर होता, आरिफ अजकिया होता, वो कुछ भी होता, मर जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नवाज शरीफ पंजाबी है, वो जेल में मर जाता तो आफत आ जाती थी। तो रोज आके खड़े होते थे अडियाला जेल में और इधर उधर कि मियाँ साहब मान जाओ, मियाँ साहब चले जाओ, बस जहाज खड़ा है, आपके निकलने की देर है। तो ये जो कहते हैं ना कि वो भाग गया, आप मतलब परिंदा निकल नहीं सकता पाकिस्तान से बिना आईएसआई के मर्जी के। और नवाज शरीफ निकला चार्टर्ड प्लेन में बैठा और इमरान खान की और सबकी मर्जी के खिलाफ वो लंदन चला गया और उसको वापस लाने की कोई कोशिश नहीं हो रही। और ये सब जो है, ये मतलब ये किसको चूरन बेचते हैं? तो आवाम को सब कुछ पता होता है और हम भी सब देख रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि हर हर एक बात पे बोला जाए तो चला किया जाए, बट ये तो हकीकत है। तो मैं कभी भी इस तरह के एबनॉर्मल बास्केट केस के साथ किसी भी तरीके के नॉर्मल रिलेशंस के फेवर में कभी नहीं हूँ। वैभव जी, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और वो हमने इंडिया से आजाद कराना है। पाकिस्तान कहता है कि खालिस्तान एक जेन्युइन मूवमेंट है, जबकि कश्मीर भारत का लीगल एंड इंटेग्रल पार्ट है। खालिस्तान नामी कोई मूवमेंट इंडिया में है ही नहीं, क्योंकि मूवमेंट के लिए कुछ ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान खुल के इन इलीगल मूवमेंट्स की सपोर्ट करता है, तो भारत क्यों बलूचिस्तान की एक लीगल मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता? बलूचिस्तान में आप तो खुद वाकिफ हैं कि क्या हालात हैं आजकल। तो रोज एक हालत जंग में है सूरत हाल। उसमें चाइनीज फैक्टर के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। पहले आप ये बताएं कि भारत बलूचिस्तान की एक जेन्युइन लीगल मूवमेंट है, उसको सपोर्ट उस तरह से क्यों नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान भारत के अंदर के इलीगल मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है? देखिए, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो जो पाकिस्तान की आवाम है, जो लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको मुबारकबाद कि बलूचिस्तान में और पहली जो है वो लीगल शराब की फैक्ट्री जो है वो चाइना ने लगा दी है। और अब वहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में अब शराब बना करेगी, और सारे गैरिसन्स में और सारे कैंटोनमेंट्स में और सारे चीनी जो हैं और जो गैर चीनी है उन सबको जो है उन सबको मुंह मीठा हो। बहरहाल वो दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन मैं देखिए, बलूचिस्तान का केस वो केस इंडिया का केस नहीं है, वो केस बलोचों का केस है। और उसको बलोच पिछले 70 साल से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, और उसी शिद्दत से लड़ रहे हैं और उतनी ही फियस तरीके से लड़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि हर एक इंसर्जेंसी, अगर कोई इंसर्जेंसी मैन्युफैक्चर्ड होती है तो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, मतलब कभी ना कभी जाकर के एक फटीग फैक्टर आ जाता है, इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, नेशंस को लगता है यार कि हम क्यों इतना पैसा इसमें डाल रहे हैं, बट या वो खुद से डाई डाउन हो जाती है। बट बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी आज तक चल रही है, और वो पाकिस्तान बनने से शुरू हुई थी और आज तक है। और आप देखिएगा कि जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा वो इंसर्जेंसी नहीं जाने वाली, क्योंकि वो एक जेन्युइन इंसर्जेंसी। आपने हाल ही में सुना होगा कि बलूचिस्तान को पार्टीशन करने की जो है वो बात की जा रही है कि, और उसके खिलाफ बलोच बहुत नाराज है। साउथ बलूचिस्तान और नॉर्थ बलूचिस्तान, और साउथ बलूचिस्तान की कैपिटल कौन सी होगी? ग्वादर। ग्वादर विल बी द कैपिटल ऑफ साउथ बलूचिस्तान। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो साउथ बलूचिस्तान है, जो मकरान बेल्ट है पूरी, वो बेसिकली जो सबसे शदीद इंसर्जेंसी है, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, वो साउथ ऑफ बलूचिस्तान से है। और चाइना के लिए और पाकिस्तान दोनों के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह भी साउथ बलूचिस्तान ही है। डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच वो खुद भी उसी इलाके से आते हैं। और एक टाइम था कि जब बलोच इंसर्जेंसी जो थी वो लीड की जाती थी सरदारों की तरफ से।
आप अगर देखें तो दुनिया में जितनी भी इंसर्जेंसीज हुई हैं या फ्रीडम मूवमेंट्स हुई हैं, उनको हमेशा नीचे के लोगों ने लीड किया है और उसको आगे लेके गए हैं। बलूचिस्तान एक वाहिद जगह थी जहां पे कुर्बानियां दी हैं सरदारों ने। आप लंदन में रहते हैं, हरव्यार मरी के भाई बलाशवरी ने कुर्बानी दी है। नवाब अकबर खान बुख्ती ने अपनी कुर्बानी दी है। तो टॉप लीडरशिप के लेवल पे कश्मीर को छोड़ देना, कश्मीर से बलूचिस्तान का तो कोई लेना ही देना नहीं है। कश्मीर तो एक पूरा सिंथेटिक, मतलब एक बोलते हैं कि एक फेक क्रिएट की हुई एक मूवमेंट है। और इसी वजह से आज उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। 92-93 का एक दौर था अरे भाई, जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में 25,000 30,000 फाइटर्स हुआ करते थे। आज की डेट में कश्मीर में नशे जो नशेई हैं, जो बिल्कुल आप कह दें साउथ पंजाब के जो गरीब पसमानदा किस्म के जो लोग हैं, उनको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती भेजा जा रहा है। मतलब इनको रिक्रूट्स पाकिस्तान में नहीं मिल रहे हैं, पीओके में नहीं मिल रहे हैं। और आपने वीडियोस देखी होंगी कि पीओके में किस तरीके से अब पीओके के लोगों ने रजिस्ट करना शुरू कर दिया है। आईएसआई के खिलाफ नारे लगते हैं, आईएसआई के ऑफिसर्स को अगर पब्लिक देख लेती है, पहचान जाती है कि आईएसआई वाला है, तो उसको पकड़ लेती है, भीड़ लग जाती है, उनको मारते पीटता है आईएसआई वालों को पीओके में। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो बलूचिस्तान की मूवमेंट वहां के सरदारों ने फ्रंट से लीड की है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे तो जो सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स हो या जो सैयद सलाहुद्दीन टाइप के लोग हो, सैयद सलाहुद्दीन का तो कोई बेटा नहीं आता लड़ने के लिए। सैयद सलाहुद्दीन तो सारे बेटे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के। सैयद सलाहुद्दीन खुद तो नहीं लड़ता आकर के यहाँ पे पीओके में, ये इंडियन कश्मीर में। वो आएगा, किसने रोका है उसको? तो कश्मीर का बलूचिस्तान से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब बलूचिस्तान में क्या हुआ कि सिचुएशन काफी बदल गई है। अब वहां की जो लीडरशिप है, वो क्योंकि सरदार अब वहां रहे नहीं, सरदार सारे एग्जाइल में चले गए। और जो रह गए या तो वो बिक गए हैं, या वो पैसे पकड़ लिए किसी ने, या किसी ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, या किसी ने ये सोच लिया है कि भाई चलो ठीक है, इनके साथ ही थोड़ा बहुत मिलकर अगर हमारी कुछ बलोचों की जान बच जाए तो बेहतर है। तो ये चीज देखें कि बलूचिस्तान में अब मिडिल क्लास के लोग, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, अब वो आ रहे हैं लड़ने के लिए। अब वो नहीं रह गया कि सरदार चढ़ा हुआ है तो सरदार के पीछे जो है कि पूरा का पूरा कबीला चला गया। अब वो चीज नहीं रह गई। नाउ दिस इज अपराइजिंग ऑफ बलोच पीपल, जो कि सेल्फ मोटिवेटेड है। उनको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, और ऐसी सेल्फ मोटिवेटेड कम्युनिटी से पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई भी आर्मी नहीं जीत सकती। कोई नहीं जीत सकता उनसे। क्योंकि आप यार, एक मिडिल क्लास का बंदा है, मिडिल क्लास के बंदे को आपने क्या देना है? वो देख रहा है कि मेरे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, वो देख रहा है कि मेरे यहाँ पे हर घर में जो है एक बंदा मिसिंग है। वो ये देख रहा है कि उसके पड़ोस में जो है आए दिन लाश पड़ी होती है। वो देख रहा है कि उसके भाइयों को, उसके रिश्तेदारों को हेलीकॉप्टरों से फेंका जा रहा है, मास ग्रेव्स मिल रही है उसके गांव के पास में। तो मैंने आपको ट्वीट भी किया था, आपने शायद देखा होगा, डेरा मुक्ति में अभी 4 दिन पहले की बात है, एक और मास ग्रेव मिली है। और इस महीने में, इस पिछले महीने में मिलने वाली 5वीं मास ग्रेव थी वो। सिर्फ पिछले एक महीने में 5वीं मास ग्रेव मिली है वो। तो जहां पे आप जुल्म और तशद्दुद को आप इस इंतहा तक लेके जाएं और 70 साल तक करते रहे, तो वो इंसर्जेंसी नहीं होगी। और गवर्नमेंट की जहां तक बात है कि मैं तो गवर्नमेंट के लिए कोई ब्रीफ होल्ड नहीं करता कि मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई आंसर दूं। मुझे ये लगता है कि हाँ, जो शिकायत आपको है वो शिकायत मुझे भी रही है हमेशा से। गवर्नमेंट को थोड़ा और प्रोएक्टिव होना चाहिए था बलूचिस्तान में। गवर्नमेंट को रीच आउट करना चाहिए उन लोगों को। बट अगर आईएसपीआर की माने तो आईएसपीआर के हिसाब से तो बलूचिस्तान में कर ही सब कुछ हिंदुस्तान रहा है, तो उनका भी है एक व्यू अपना। तो बहरहाल दोनों ही सिचुएशंस में आई थिंक कि इंडिया को बलोचों के साथ इसलिए नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो वहां पाकिस्तान है। इंडिया को बलोचों के साथ इसलिए खड़ा होना चाहिए क्योंकि बलूचिस्तान एक आपका पीसफुल नेबर है। वहां की जो कम्युनिटी है, वहां के जो लोग हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आपका एहतराम और इज्जत देने वाले लोग हैं। वो आपकी कल्चर से, आपके मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो आई गेस सिर्फ इंसानियत के नाते हर एक जो भी बंदा, जैसे जरा सी भी इंसानियत है, उसको बलूचिस्तान के साथ और बलोचों की जो आजादी की तहरीक है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। वैभव जी, आपको पता है, हम सबको पता है कि भारत का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, जो भारत को पसंद नहीं करता, वो है चाइना। और चाइना ने हमेशा कोशिश की कि भारत के साथ कुछ ना कुछ मामला करता रहे।
और अभी भी जो कश्मीर में थोड़ा बहुत इंसर्जेंसी हो रही है, वो हमें यही पता चला है कि चाइना के पुश करने पे पाकिस्तान कर रहा है ये सब चीजें। आपने अभी बात की बलूचिस्तान में, साउथ बलूचिस्तान, ग्वादर और मकरान कोस्टल एरियाज की। आपने हब हब जो कि कराची से थोड़ा ही दूर है बलूचिस्तान का, वहाँ पे चाइनीज शराब की फैक्ट्री की बात की। तो वहाँ पे जो चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि ग्वादर एयरपोर्ट का जो ठेका मिला है $248 मिलियन का, वो भी चाइनीज कंपनी को मिला है। ग्वादर पोर्ट चाइना के पास है, कराची पोर्ट की कई बर्थ चाइना के पास हैं। जबकि हम नक्शे में देखते हैं कि भारत के जो गुजरात और मुंबई है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो और भारत ने जो चाहार की पोर्ट ली है उसकी, ईरान की। शाबाश तो की। उस वजह से आप इसको किस नजर से देखते हैं, चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन बलोचिस्तान? देखिए, चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन बलूचिस्तान तो कोई आज की नहीं आ रही भाई। इस पूरी किस्सा कहानी को तो करीब 15-16 साल हो गए। और देखिए, बात यह है कि चाइ आपने बताया कि ये पोर्ट चाइना के पास है, वो चीज भी चाइना के पास है, ये भी चाइना के पास है, फला भी चाइना के पास है। तो वो तो ये पाकिस्तान की इज्जत गैरत सब कुछ चाइना के ही पास है ना गिरवी। वो तो उनके पास तो बेचारों भूखे लोगों के पास क्या रह गया है। मतलब अगर खाने को घर में आटा लिटरली नहीं रह गया है कि आटे का बुहरान हो रहा है, तो एक ऐसी कौम की, ऐसे मुल्क के लिए अब आप और क्या कहेंगे। तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी कि सब कुछ चाइना के पास है, ठीक है। लेकिन आप ये भी देखिए, उससे हिंदुस्तान को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट हिंदुस्तान एज अ कंट्री, एक देश के तौर पे इतना सशक्त और इतना स्ट्रांग है कि वो चाइना को काउंटर कर सकता है। देखिए, हमारी डॉक्ट्रिन जो है वो टू फ्रंट वॉर की है, जिसको कभी 2.5 फ्रंट वॉर भी कुछ लोग कहते हैं। वो 0.5 जो है वो भी बहुत सीरियस इशू है। बट खैर वो आज का मौजू नहीं है, तो मैं उस पर नहीं बात करूंगा। बट ये जो टू फ्रंट वॉर है, तो हमारा डॉक्ट्रिन है तो हिंदुस्तान को ऐसा। और देखिए, ये लोग कुछ लोग कहते हैं कि भाई वहां पे चाइनीज नेवल शिप्स आएंगी और ये वो। तो देखिए, बात ये है ना कि चाइना की जो नेवी है, इंडिया चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। हम्म। सी का, अगर जहां तक सी की बात है, पानी की बात है, वहां पे हम चाइना के साथ, चाइना हमारा नेबर नहीं है। तो अगर वो अपना वहां पे नेवल डिप्लॉयमेंट करता भी है ग्वादर में, तो इट बिकम्स अ गुड टारगेट ऑल्सो। अगर अगर आप उसको देखें उस तरीके से, अगर डिफेंस के नजरिए से देखें, तो अगर वो ग्वादर में अपने नेवल स्टेशन बना लेते हैं या कुछ तरह करते हैं, तो दे बिकम अ वेरी गुड टारगेट फॉर अस ऑल्सो। तो वो कोई थ्रेट नहीं है, और इंडिया ने ये दिखाया है। डोकलाम में जो चाइना की जो ग्लोबल बेइज्जती हुई, उसके बाद जो फिर जो पैंगोंग और ईस्ट लद्दाख का जो पूरा मामला हुआ, उसमें भी जो हमने पूरा एक तरीके से कह दीजिए कि चाइना को ग्लोबली जिस तरह से हिंदुस्तान ने शर्मिंदा किया और डिफीट किया, चाइना को वापस जाना पड़ा। फिर उसके बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के साथ, ये सारी चीजें आप देख लीजिए पिछले 2-3 साल के अंदर हुई हैं। तो हिंदुस्तान ने ये चीज प्रूव की है कि वी कैन टेक ऑन पाकिस्तान एंड वी कैन टेक ऑन चाइना, वी कैन डिफीट पाकिस्तान एंड वी कैन डिफीट चाइना ट्वाइस इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 to 3 years। तो हमारी जो कैपेबिलिटी है वो, और हमारी जो इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ रही है, हमारी जो इंटरनेशनल कॉपरेशन अमेरिका के साथ बढ़ रही है, हमारी जो कॉपरेशन जो वेस्ट यूरोपियन जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज है, ईस्ट यूरोपियन फ्रांस जैसी कंट्रीज के साथ वो भी बहुत बढ़ रही है। हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, क्वाड जो है वो आप देख रहे हैं कि उसमें इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो और इंडिया की जो माइट है, और देखिए, चाइना एक मिलिट्री पावर हो सकता है, लेकिन इंडिया इज नॉट जस्ट अ मिलिट्री पावर। इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत बड़ी है, इंडिया की एक इमेज है वेस्ट में, दुनिया में। जब आप इंडिया कहीं जाता है, तो इंडिया के ऊपर ये लेवल नहीं लगा होता है कि ये एक डिक्टेटरशिप है या एक ऑटो, ये कोई कम्युनिस्ट रिजीम है जो अपने सिविलियंस को, अपने सिटीजन को खुद ही टॉर्चर करती है। जब दिल करता है कि तो किसी को मार देते हैं, किसी को उठा लेते हैं। इंडिया जो है वो कोरोना वायरस के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। इंडिया तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन दुनिया को प्रोवाइड कर रही है, 70-80 से ज्यादा मुल्कों को हम वैक्सीन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये चीजें हैं जो दुनिया को दिखती हैं। तो इंडिया की जो ग्लोबल पावर है वो सिर्फ मिलिट्री से नहीं आती। बाकी चाइना की जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो जो उनका एक फॉरेन रिजर्व बन गया है, ट्रेड के चलते उन्होंने जो पिछले 25-30 साल में जो कुछ पैसे कमा लिए। तो एक हमारे यहाँ कहावत है, नया नया पैसा होता है ना, तो इंसान उछलता बहुत है। ठीक है।
वो पैसा उसके चेहरे पे दिखता है, और जो खानदानी रईस होते हैं उनका चेहरा उनके चेहरे उनका पैसा उनके चेहरे पे नहीं दिखता, उनके कैरेक्टर में दिखता है। तो चाइना के साथ वही प्रॉब्लम है कि वो पैसे कमा लिए, वो उनको लग रहा है कि हम सब कुछ पैसे से ही मैनेज कर लेंगे, जबकि दुनिया ऐसे नहीं चलती। आप 400 चाइना ने कहा कि हम ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे ओवर नेक्स्ट 25 ईयर्स। ठीक है, कर लेंगे, $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी कर लेंगे, लेकिन सेंट्रल एशिया में क्या करोगे? भैया आपको जो यूरोप जाना है, आपको पता है कि अमेरिका का क्या लेवरेज है, वेस्टर्न कंट्रीज का क्या लेवरेज है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर? भाई उन्होंने पिछले 100 साल लगाए हैं ये चीजें डेवलप करने में, क्रिएट करने में। आपको लगता है कि आप पैसे देंगे और तो जो है कि लोग सर्वाइवल कर जाएंगे? हर हर मुल्क दुनिया का पाकिस्तान नहीं होता। ठीक है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका ऑफर चाइना ने हिंदुस्तान को भी दिया था। ठीक है, और हिंदुस्तान ने रिजेक्ट किया था, और हिंदुस्तान ने ऑब्जेक्ट किया था कि भाई आप, हम इसका हिस्सा बनेंगे जब आप इसका रूट बदलो। आप हमारी टेरिटरी में से क्यों लेके जा रहे हो रोड, गिलगित बल्तिस्तान से? तो हर मुल्क पाकिस्तान नहीं होता। दुनिया में मुल्कों के पास पैसे हो ना हो, गैरत होती है। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इकलौता मुल्क है जो अपने सिटीजन को वैक्सीन बेच रहा है। दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं है जहां पे वैक्सीन हुकूमत बेच रही हो। किसी भी मुल्क में, गरीब से गरीब सोमालिया में भी किसी को वैक्सीन खरीदनी नहीं पड़ रही, लेकिन पाकिस्तान में वैक्सीन बिक रही है। और जब बिक रही है तो चोरी हो रही है। और चोरी कौन करता है, ब्लैक मार्केट में कौन बिकवाता है, फिर उससे किसको किसको बेनिफिट होता है, वो आप भी जानते हैं। आप कराची में रहे हैं, अभी कल कराची से जो है वैक्सीन चोरी हुई है। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो आपके फौजी कराची में रहते हैं, जो टैंकर माफिया से लेकर के और कच्ची शराब और नकली शराब से लेकर के सब कुछ बनवाते हैं और बिकवाते हैं कराची में, ये वैक्सीन आपको पता है कि इनका इनका जो हफ्ता है और जो भत्ता है वो पहुंचना है, तो पहुंच जाएगा। सो आई डोंट टेक, लाइक आई डू टेक चाइना वेरी सीरियसली, लेकिन जरूरत से ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए हर मुल्क को, कि आपको, और जब आपने खुद को प्रूव किया हो तब तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वैभव जी, जरा अफगानिस्तान के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी की डॉलर मेकिंग मार्केट है। पिछले 40 साल से पाकिस्तान वहां से डॉलर छाप रहा है, और कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका वहां से वापस जाए। अफगानिस्तान में सारे ही मुल्कों का डिस्ट्रक्टिव रोल रहा है सिवाय भारत के, कि भारत ने वहां पे जाके रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल सोसाइटी ऑल्सो, उनकी फौजों की, पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर रहा है। आप क्या देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते थे कि हम अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस वापस लेके जाएंगे, लेकिन बाइडेन ने आके और ज्यादा फौजें भेजने की बात की है अफगानिस्तान में। तो क्या इसमें पाकिस्तान की कोशिशें हैं कि वो तालिबान के जरिए, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका वापस ना जाए, और उसमें भारत का फ्यूचर में आप क्या रोल देखते हैं अफगानिस्तान में? देखिए अरे भाई, हिंदुस्तान का जो रोल अफगानिस्तान में हमेशा था, आज भी है, और हमेशा रहेगा। बिकॉज हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है वो आज के नहीं है, वो हजारों साल पुराने हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान के न चाहने से तो ऐसा नहीं है कि हमारे ताल्लुकात नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है कई सारे ताल्लुकात हो जो डिक्लेयर्ड हो, और कई सारे हो जो डिक्लेयर्ड ना हो, जिनको हम एक्सेप्ट ना करते हो, जो कि हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा होता है। बहुत सारी चीजें आप पब्लिकली ओन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसराइल के साथ आपका रिश्ता आपकी आजादी के बाद से था, लेकिन आपने उसको फॉर्मली ओन किया, वो बहुत बाद में आकर के किया, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे। तो अफगानिस्तान में तो भारत का रोल बहुत क्रूशियल है, और भारत का जो स्टैंड है वो स्टैंड भी देखिए समझ में आता है। भारत ये कहता है कि हमें अगर बात करनी है तो वहां पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम उससे बात करेंगे। हमें नेगोशिएट करना है, हम उनसे नेगोशिएट करेंगे। हमें जो करना है हम इलेक्टेड गवर्नमेंट से करेंगे। तालिबान जो है, वो तालिबान को किसी ने वोट नहीं दिया वहां की आवाम ने। सिवाय पाकिस्तान के दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि तालिबान जो है वो अफगान लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। सिर्फ पाकिस्तान ये मानता है।
एक टाइम था कि तालिबान की हुकूमत को यूएई और सऊदी अरेबिया की भी जो हुकूमतें थी, जो मुल्क थे, वो भी रिकॉग्नाइज करते थे। आज नहीं करते। तो हमको हमको ये चीज देखनी पड़ेगी कि मैं पर्सनल, मेरा जो स्टैंड रहा है कि हमको इंगेज सबके साथ करना चाहिए। हमको तालिबान के साथ भी इंगेज करना चाहिए। हमको तालिबान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, जो कि मैं खुश हूं कि अब क्योंकि इंडिया को फॉर्मली एंट्री दी गई है अफगान पीस प्रोसेस में, अमेरिका के कहने पे। और अब खुद और मैं तो बड़ा, मुझे तो बहुत ताज्जुब था कि पाकिस्तान वो मुल्क था कि इररेस्पेक्टिव ऑफ हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वजीर आजम कोई भी हो, हर एक बंदा दुनिया में जहां भी जाता था उससे अगर ये पूछा जाता था कि हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में क्या रोल है, तो उनका वन वर्ड आंसर होता था, वो कहते थे नो रोल। इवन शाहिद खाकन अब्बासी जो इनके अभी आपके लास्ट वजीर आजम थे, वहां तक ये सिलसिला चला है कि दुनिया के हर फोरम पर उन्होंने ये कहा है कि इंडिया का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं है और हम उनका कोई भी रोल टॉलरेट नहीं करेंगे। आज हिंदुस्तान वो पीस प्रोसेस में बैठा हुआ है, बाजवा साहब को नहीं मालूम, इमरान खान को नहीं मालूम, और कहाँ गए वो पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी जो नेशनलिज्म के और हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटा करते थे और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटा करते थे, और सवाल क्या करते थे कि जो मोदी का यार है गद्दार है, और ये जंगला सरिया मेट्रो और ये सारी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो आज कैबिनेट में और यहाँ वहां वजारतें लेकर के बैठे हुए हैं। तो हिंदुस्तान का रोल आप अफगानिस्तान में माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए अफगानिस्तान सिर्फ पश्तूनों का से बना हुआ मुल्क नहीं है। वहाँ उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। वो सारे, आपको पता है कि हिंदुस्तान, इवन जब वहाँ पे अहमद शाह मसूद से हिंदुस्तान के ताल्लुकात कितने क्लोज थे, और तालिबान से जो सबसे बड़ी खटास आई हिंदुस्तान की, वो अहमद शाह मसूद की जो किलिंग थी उसके बाद आई, जिसको हिंदुस्तान बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। तो मतलब आज भी जो वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, अमरुल्ला साले, वो अहमद शाह मसूद के साथ रहा करते थे। ये जर्मनी में पढ़ते थे उन दिनों में, अर्ली 90s में, और जर्मनी से जो है कि सप्लाईज देखा करते थे अहमद शाह मसूद की, उनकी जो जरूरियात होती थी ऑपरेशंस के लिए अफगानिस्तान में। तो इंडिया के रिलेशंस अफगानिस्तान में लोगों से, वहां पे जो स्टेक होल्डर्स है उनसे, वो बहुत पुराने हैं, बहुत क्लोज हैं। मतलब वो पाकिस्तान के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। और देखिए इंडिया 90s वाला इंडिया रह नहीं गया 80s वाला। 80s वाला इंडिया और था, आज का इंडिया और है। आज इंडिया $3 ट्रिलियन से भी बड़ी इकोनॉमी है, वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। अब पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी श्रिंक की है जब से ये पैंडेमिक हुआ है, और उससे पहले भी हालात क्या थे आपको पता है। तो वो जो गैप है इंडिया और पाकिस्तान का, वो इतना बढ़ गया है कि अब वो गैप डिसाइड करेगा कि इंडिया का रोल अफगानिस्तान में, और इंडिया का रोल पाकिस्तान में, इंडिया का रोल चाइना में, इंडिया का रोल किस मुल्क में क्या होगा। अब पाकिस्तान डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई भी चीज डिक्टेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान की वैल्यू न्यूसेंस मेकर की है। टेररिज्म करके, इस तरह की हरकतें करके वो कुछ कर ले, या किसी फोरम पे यूनाइटेड नेशंस के या किसी दुनिया के किसी मीटिंग में खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के वहां पे शोर शराबा करे कश्मीर को लेकर के, दैट्स इस तरह वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी कोई वर्थ ही नहीं है। तो इंडिया की जो ट्रेजेक्टरी है ग्रोथ की और जो ग्लोबल जो डोमिनेंस की है, देखिए, और आप एक बार $5 ट्रिलियन $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस कर जाते हैं ना, फिर आप क्या करते हैं उससे दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता। चाइना युगत के साथ क्या कर रहा है ये ईरान को नहीं दिख रहा। दो इस्लामी रिपब्लिक्स हैं, एक ईरान और एक पाकिस्तान। एक ने $400 बिलियन पकड़ लिए, एक ने 40 बोल के $100 बिलियन पकड़ लिए। न उनको युगर के कैंप दिख रहे हैं, न इनको युगर के कैंप दिख रहे हैं। इनसे आप पूछ रहे कि शिंकियांग का है, तो कहेंगे हमने नाम ही नहीं सुना। कहेंगे युगर मुसलमान, कहते हैं ये क्या होता है। इस तरह के रिएक्शन देंगे आपको ये। तो ये जो बातें हैं ना, देखिए, जब पैसे से बड़ा मतलब कोई नहीं दुनिया में, ठीक है। तो पैसे आपने दे दिए हैं, और वही उसका मेरे जो कहने का मतलब है वो यही है कि जब आपकी इकोनॉमी एक बार बड़ी हो जाती है, तो उसके बाद ये सारी की सारी जो आप बातें हैं कि हम डिसाइड करेंगे, और प्रिंसिपली रॉन्ग है, मॉरली रॉन्ग है, तो ये मॉरलिटी और प्रिंसिपल्स और ये सारी चीजें ना फिर मैटर नहीं करती। तो इंडिया का जो साइज ग्रो किया है और जो जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, अभी जो है वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्रोथ प्रेडिक्शंस बढ़ाई है इंडिया के लिए। वो 6% की ग्रोथ रेट दिखा रहे थे, उसको बढ़ा के 10 के भी ऊपर ले गए, 10.5 और 6 और 7 समथिंग। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो फ्यूचर ताल्लुकात होंगे ना, वो इकोनॉमी तय करेगी, वो कोई और नहीं तय करेगा। वो ना मैं तय करूंगा, ना आप तय करेंगे।
वो हमारी इकोनॉमी का साइज, हमारी ग्रोथ। आप मुझे बताएं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पे अगर कोई गदागर है, ठीक है, तो उस भिखारी को क्या आप अपने घर में अपने बराबरी में बिठा के चाय पिलाएंगे? क्या आप उससे राय मशवरा लेने जाएंगे कि भाई तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम जहां बैठते हो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ या नहीं? ये वो भिखारी नहीं डिसाइड, भले वो जमीन उसकी हो जहां पे वो बैठता हो, लेकिन ये वो नहीं डिसाइड करेगा कि गाड़ी आपकी वहां खड़ी होगी या नहीं। ठीक है, आपके पास गाड़ी है, वो भिखारी है, आपने कह दिया गाड़ी यहाँ खड़ी होगी तो गाड़ी वहीं खड़ी होगी। दुनिया इस तरह पे चलती है, दुनिया उसूलों पे और बड़ी बड़ी बातों पे और आइडियलिज्म पे दुनिया नहीं चलती। वैभव जी, आपसे बात करने के लिए मेरे पास अभी कोई 25 सवाल और हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपका भी बड़ा वक्त कीमती है और आज आपने हमें वक्त दिया, तो मैं वाइंड अप करते हुए आखिरी में आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। अगले किसी सेशन में जब आप मौका देंगे तो मजीद बात करेंगे। फिल वक्त आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप शायद पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े क्रिटिक हैं, लेकिन साथ ही साथ आप आम पाकिस्तानी, जो कि 98% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन है, उसके दोस्त हैं, उसके हमदर्द हैं, और हमेशा आपने आम पाकिस्तानियों के हक के लिए और उनके बेहतरी के लिए आवाज उठाई है, और हमेशा आपने इन आम पाकिस्तानियों को अच्छे मशवरे दिए हैं। तो आप एज एन इंडियन इंडियन फ्रेंड, बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर और पिसे हुए पंजाबी, सिराइकी, इन सब को क्या मशवरा देंगे और उनके लिए क्या आपके जज्बात हैं? जरा हमारे आम पाकिस्तानियों तक अपने दिल की आवाज पहुंचाएं। देखिए, एक आम पाकिस्तानी जो जो पिसा हुआ है, चाहे वो सिंधी हो, बलोच हो, पख्तून हो, सराइकी हो, फॉर दैट मैटर कश्मीरी हो, गिलगित का हो, बल्तिस्तान का, देखिए हमारा इनसे, मैं मेरी इनसे क्या दुश्मनी है? ये जो भी लोग हैं वहां पे, इन्होंने कोई एप्लीकेशन फॉर्म तो दिया दिया नहीं था ऊपर वाले कि भाई हमको पाकिस्तान में पैदा करो या हमको फला सूबे में पैदा करो। ये इनकी बदकिस्मती है कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा हो गए जहाँ पे हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आर्मी जैसे जालिमों की है, जो कि जिनका पेट ही नहीं भरता, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और कोठियां महलात। आप लंदन में रहते हैं आरिफ भाई, मैं कहता हूं कि आप एक दर्जन जनरल के नाम बता देंगे अभी मुझे कि भाई देखिए इसका घर यहाँ पे है, फला जनरल का ये यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ, दुबई से लेकर के अमेरिका से लेकर के हर जगह पे है। मुशर्रफ का घर किसी ने देखा है लंदन में? मुशर्रफ का घर किसी ने दुबई में देखा है? उसका साइज और उसकी लोकेशन देख करके आपको अंदाजा लगेगा कि इनके पास पैसे कितने हैं। आज जो फौज है, इनके बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनके इनका एक बेटा लंदन में रहता है, एक बेटा एक बेटी पेरिस में पढ़ते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या एक जनरल, वो चाहे आर्मी चीफ ही क्यों ना हो, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि उसके 3 बच्चे दो अलग अलग मुल्कों में रह करके, वो भी पेरिस और लंदन जैसे दुनिया के महंगे तरीन शहरों में रह करके वो पढ़ रहे हो? आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से पढ़ रहे हो वहां पे। तो ये जो है, ये पैसा कहाँ से गया? ये इन्हीं गरीबों और मजलूमों से इनका खून चूस करके, मतलब उनकी हड्डी तक से गोश्त नोच लिया इन्होंने, फिर भी इनका पेट नहीं भरता। तो मेरी तो हमदर्दी क्यों नहीं होगी ऐसी आवाम के साथ? बिल्कुल होगी। जब ये आटे का और चीनी का बहरान होता है और घर में जो है एकदम गरीब है, जो रिक्शा चलाता है, जो रेडी लगाता है, अगर वो शाम को अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता, तो मेरी उस मजलूम से मेरी क्या दुश्मनी है? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उससे, और क्यों होगी? मेरी तो हमदर्दी होगी उससे। हाँ, मेरी नाराजगी उस आवाम से सिर्फ इतनी होती है कि जिस शिद्दत के साथ आवाज उठानी चाहिए थी, खड़े होना चाहिए था, इनकी मुखालफत करनी चाहिए थी, वो नहीं की, मजहब के नाम पे। क्योंकि देखिए, आईएसआई ने जमात इस्लामी वाले पाली इसीलिए रखे हैं कि इनको मजहब का जो इंजेक्शन है ना, वो देकर के इतना हाई रखो कि इन्हें और कुछ ना दिखाई दे, ये हमारे तक आए ही ना। इनको ये बता के रखो कि ये पाकिस्तान की फौज नहीं है, ये मुसलमानों की फौज है, ये एक मुल्क की फौज नहीं है, ये एक दीन की फौज है। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, ये क्यों डाला गया है?
अगर वो दीन की फौज है, वो इस्लाम की फौज है, मुसलमानों की फौज है, तो बिना मूछ के दाढ़ी रखे हुए कितने जनरल थे पाकिस्तान आर्मी में? और क्यों नहीं कंपलसरी है कि जो सुन्नत को फॉलो नहीं करेगा वो पाकिस्तान आर्मी में सर्व नहीं कर सकता? ये सारे सवाल पूछने चाहिए थे ना। क्यों नहीं पूछा जाता है कि भाई ये टखने के ऊपर पजामे और सलवारें पहन के क्यों नहीं घूमते? चलिए ठीक है, वर्दी पहननी है ना, तो वर्दी जो है वो टखने के ऊपर क्यों नहीं पहनते? ये सारे सवाल करने चाहिए, पूछे तो इनसे। जब आप कहते हैं खुद को इस्लामी फौज, तो कौन सा इस्लाम का किला फतेह किया आपने, जरा हमें बताएं। एक इंच जमीन बता दें, एक इंच की आप देंगे जी, हमने ये एक इंच जमीन है, हमने फतेह कर ली है। आपने जमीनें सिर्फ खोई है, आपने जीता कुछ नहीं है। तो ये सवाल करना चाहिए। तो मेरी हमदर्दी भी है, और मैं चाहूंगा कि वो सवाल करें और उनकी मुखालफत करें और खड़े हों, क्योंकि जालिम के सामने खड़े होने की हिदायत तो अल्लाह भी देता है। थैंक यू वेरी मच वैभव जी, आपने हमें टाइम दिया, और होपफुली नेक्स्ट भी इन फ्यूचर आपसे हम इंटरेक्शन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।